हेलो एवरीवन। क्लास 12th विषय हिंदी, पाठ संख्या 4th, कैमरे में बंद अपाहिज। बेटा 3 लेसन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, जिसमें लेसन 1 और 3rd था आपके सिलेबस में, मैंने करा दिया। 3rd लेसन में 2 पार्ट थे, एक पार्ट था कविता के बहाने और दूसरा बात सीधी थी। लेकिन वो बात सीधी थी वो पार्ट आपका कट हो गया है, सिर्फ कविता के बहाने, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। सबसे पहले मैं आपको कवि का जीवन परिचय बता रही हूँ। कवि रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कवियों के संवेदनशील कवि। इनका जन्म बेटा लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? सन 1929 में हुआ था, ठीक है। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। इन्होंने शिक्षा जो पूरी जितनी भी पढ़ाई की वो लखनऊ में की। वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य अर्थात इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया, ठीक है। प्रारंभ में ही ये पेशे से पत्रकार थे। प्रारंभ से ही ये कौन थे? पत्रकार। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादन के रूप में काम किया था। उसके बाद बेटा ये जो रघुवीर सहाय थे ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी रहे कुछ समय तक। हैदराबाद से निकलने वाली एक पत्रिका कल्पना और इसके बाद ये नव भारत टाइम्स, दिनमान से संबंधित रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका मृत्यु सन 1990 में दिल्ली में हुई थी। जन्म कब हुआ था इनका? 1929 में। मृत्यु कब हुई थी? 1990 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। पूरी शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? लखनऊ से। लखनऊ में इन्होंने एमए लिटरेचर इंग्लिश से किया, ठीक है। और ये शुरू से ही पेशे से कौन थे? पत्रकार थे, ठीक है। इन्होंने आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी ये रहे। फिर कुछ समय बाद हैदराबाद से निकाली गई पत्रिका कल्पना और दैनिक नव टाइम्स, दिनमान से भी इनका संबंध रहा। और साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। किसे? कवि रघुवीर सहाय को। इनकी मृत्यु कब हुई? 1919 में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं, रघुवीर सहाय जो थे वो नई कविता के कवि हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का ही पार्ट है नई कविता। तो रघुवीर सहाय जो है वो नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक 1935 में प्रकाशित हुई। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन कौन कौन से हैं? सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो, जल्दी हंसो, ठीक है। और पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ही संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली मैंने आपको बता दिया कि पत्रिका कल्पना और उसके बाद ये दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबंध रहे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1990 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, ठीक है। पेशे से ये कौन थे? पत्रकार थे, ठीक है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस,
रेल, बाजार, इन सब पर इन्होंने कविता लिखी। पर घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, वे आत्मान्वेषण के माध्यम बन जाते हैं। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। रघुवीर साय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में नीति, विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकार कर उन लोगों व उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। कवि रघुवीर साय ने छोटे से छोटे दर्जे के व्यक्तियों को भी अपनी कविताओं में, इस रचनाओं में स्थान दिया, जिन्हें समाज में हाशिए में रखा जाता था, अर्थात जिन्हें समाज में कोई कुछ नहीं पूछता था। ऐसे बिल्कुल निम्न वर्ग के व्यक्ति, जिन्हें कोई समाज में कोई वैल्यू नहीं देता था, उन्हें इन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उन्होंने भारत समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत व सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। अब देखिए, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर साय समकालीन हिंदी साहित्य कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। इन्होंने अभी जैसे मैंने आपको बताया, सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार में इन्होंने कविता लिखी। इन्होंने घर मोहल्ले के चरित्रों पर भी कविता लिखकर हमारी चेतना को स्थायी नागरिक बनाया। बल्कि इन्होंने ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें समाज में बिल्कुल हाशिए पर रखा जाता है, अर्थात जिनकी ओर कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ऐसे व्यक्तियों पर इन्होंने अपनी रचनाओं में उन्हें अपना स्थान दिया। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बूझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंद अनुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में उन्होंने लिखा और बखूबी से लिखा। ठीक है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में नीति, विडंबना, त्रासदी को भी इन्होंने देखा। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि इन्होंने उन व्यक्तियों के बारे में जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, ठीक है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हुए रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और उनकी सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, आधुनिक हिंदी कविता की उनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? रामदास। ठीक है। अब देखिए, इस कविता में, कविता का नाम क्या? कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में कवि रघुवीर साय ने अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबना को पकड़ने की जो कला रघुवीर साय की कविताओं में मिलती है, उनका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। कैमरे में बंद अपाहिज कहाँ से ली गई है? जो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ, इस कविता में कवि ने एक शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है कि मीडिया वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मीडिया वाले व्यक्ति किसी की, एक अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। देखिए, शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने
के सवाल पूछे जाएंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनसे कैसी कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यमों के संबंध को रेखांकित किया है। देखिए, संचार के साधन, संचार के दो तरह के साधन होते हैं, एक होता है मुद्रित माध्यम और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संचार के कौन कौन से साधन आते हैं? रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट को नव माध्यम कहा जाता है। अब रेडियो जो है वो संचार का श्रव्य साधन है, उसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य दोनों ही हैं। अब इसमें टेलीविज़न पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात किस तरीके से मीडिया वाले एक अपाहिज व्यक्ति से ऐसे ऐसे बेहुदा प्रश्न पूछते हैं कि उस अपाहिज व्यक्ति को रुला देते हैं, इमोशनल कर देते हैं, वो भावुक हो जाता है और उसे टेलीविज़न पर उसका साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं और पब्लिक भी अपनी भावनाओं के साथ उस अपाहिज व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है और पब्लिक भी दुखी हो जाती है और ऐसा लगता है कि इधर से अपाहिज की आंखें भर जाती हैं और उधर से पब्लिक की आंखें भर जाती हैं और फिर पब्लिक को ये इंतज़ार रहता है कि मीडिया वाले फिर हमारे लिए कोई अच्छा सा कार्यक्रम लाएंगे और मीडिया वालों का उद्देश्य पूरा हो जाता है, उनका कार्यक्रम सफल हो जाता है। इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं कि वो अंत में उस अपाहिज व्यक्ति को बहुत अधिक दुखी कर देते हैं। इसी मीडिया वालों पर ही व्यंग किया गया है। ठीक है, इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है कि हमें अगर कोई व्यक्ति शारीरिक चुनौती झेल रहा था, कोई व्यक्ति अपाहिज है, हाथ से, पैर से, आँख से, किसी भी शरीर के किसी भी अंग से वो अपाहिज है, तो हमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाना चाहिए। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनशीलता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। ठीक है, इसमें मीडिया वालों पर व्यंग किया गया है कि एक शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति की शारीरिक दुर्बलता का किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है और अपने कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। ठीक है बेटा, ये तो इसका था मूल भाव, इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है। अब कल मैं आपको ये कविता स्टार्ट कर दूंगी, कैमरे में बंद अपाहिज। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। थैंक यू।